आज हम चैप्टर 8 के सैम्पल लेटर्स देख रहे हैं। चैप्टर 8 इज़ लेटर ऑफ इंक्वायरी रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटस एंड कलेक्शन लेटर। तो हमने देखा था, हम जब उधार देते हैं तो हम अनजान इंसानों को उधार नहीं देते। हमें पता होता है कि ये बंदा अच्छा है, वो पैसे रिटर्न कर देगा या नहीं, और फिर जाके उस पर भरोसा करते हैं और फिर हम उसको उधार देते हैं। तो जब भी कोई नया क्लाइंट आता है हमारे पास, नया कोई कस्टमर आता है, तो इसको तो हम जानते नहीं हैं। तो वो बंदा अच्छा है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, वो अपने पैसे टाइम पे रिटर्न करेगा या नहीं, ये सब जानने के लिए हमें उनका फाइनेंशियल स्टेटस जानना ज़रूरी होता है। इसके लिए हम लेटर्स लिखते हैं। जो हमारा फ्यूचर कस्टमर है, उसके जो ऑलरेडी क्लाइंट्स है, उसके जो ऑलरेडी बैंकर है, जहाँ पे उनका बैंक अकाउंट चल रहा है, इन सबको हम लेटर्स लिख के पूछते हैं कि भाई बताओ कि ये बंदे का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। दूसरी चीज़, चलो आपने फाइनेंशियल स्टेटस इंक्वायर कर लिया, आपने उसको गुड सप्लाई भी कर दिए, उसके बाद आपको अभी पैसे कलेक्ट करने हैं। तो बहुत बार ये होता है कि पैसे टाइम पे वापस नहीं आते हैं, तो उसके लिए आपको कलेक्शन लेटर्स लिखना पड़ता है। जो पहला रिमाइंडर होगा वो थोड़ा आप जनरल रिमाइंडर लिखोगे कि भाई ये तो मेरा रूटीन काम है, आपको ऐसे रिमाइंडर देना, तो मैं आपको दे रहा हूँ। जो सेकंड होगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर होगा, थर्ड और स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर होगा। थोड़ा इस तरीके से आप अपना लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते जाओगे और फाइनली आप उसको एक लीगल नोटिस का लेटर लिखेंगे। तो आपके ये जो चैप्टर है इसमें थोड़े एक्सरसाइजेस दिए हैं। चैप्टर के लास्ट में भी एक्सरसाइज दिया है और इन द चैप्टर भी आपको थोड़े एग्जांपल्स दिए हैं, तो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। जहाँ पे एक्सरसाइज था वहाँ पे मैंने एक्सरसाइज लिया है, और कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिसमें एक्सरसाइज में कोई सैम्पल लेटर पूछा नहीं गया था, तो वो मैंने चैप्टर का जो एग्जाम्पल है उसमें से लिया है। सो आवर फर्स्ट लेटर इज़, यू हैव रिसीव्ड अ लास्ट ऑर्डर फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम Himmatnagar based Paras Novelty Store, who desires to purchase ready-made garment on credit. Draft a letter asking them to provide reference of another business firm. तो हमारा नाम क्या है, हमारा नाम इसमें मेंशन नहीं किया है। हमें किसको लेटर लिखना है? सो वी हैव टू ड्राफ्ट अ लेटर आस्किंग पारस नॉवेल्टी स्टोर हिम्मतनगर टू प्रोवाइड रेफरेंस। हमको ऑर्डर वहाँ पारस के पास से आया है, तो हमें जब फाइनेंशियल स्टेटस का इंक्वायरी करना है तो हमको पहले पारस से पूछना पड़ेगा कि भाई आप मुझे अपने 2 कस्टमर्स के और बैंकर के नाम दीजिए, ताकि मैं आपका फाइनेंशियल स्टेटस का इंक्वायरी कर सकूँ। तो हमारा नाम नहीं दिया है, तो हम अपने लेटर हेड पे शिल्पी एम्पोरियम लिखते हैं, शिल्पी एम्पोरियम अहमदाबाद, और हम लेटर लिख रहे हैं पारस नॉवेल्टी स्टोर हिम्मतनगर को, और उसका सब्जेक्ट रहेगा रिक्वेस्ट टू गिव रेफरेंस। सो सर वी, और स्टार्ट फर्स्ट जो अपना लेटर है, हमें अपने ऑर्डर लेटर का रेफरेंस देना है। सो वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर लेटर डेटेड 30 अक्टूबर। उसके बाद उसने हमें ऑर्डर दिया है तो उसको एक थैंक यू बोलेंगे हम। सो वी थैंक यू फॉर द ऑर्डर। अब इसके जो टिप्स है ऑफ राइटिंग लेटर ऑफ दीज काइंड्स, उसके टिप्स में यही बोला है कि आपको बहुत टैक्टफुली ये लेटर लिखना है, बहुत ही मॉडेस्टी के साथ ये लेटर लिखना है। सामने वाले का जो ईगो है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो किसी तरीके से हर्ट नहीं होना चाहिए। उसे ये फील होना चाहिए कि ये तो रूटीन प्रोसीजर है, ठीक है। तो आपको बस वो ध्यान रखना है कि ये लेटर काफ़ी मॉडेस्ट हो, कहीं पे भी कोई रूड वर्ड ना यूज़ हो। So we have noted that you wish to take advantage of a 30-day credit policy. उसको क्रेडिट चाहिए, वो क्वेश्चन में भी लिखा है ना कि वो क्रेडिट पे चाहता है, इसीलिए तो आप फाइनेंशियल स्टेटस इंक्वायर कर रहे हो। कैश दे रहा होता तो आपको क्या प्रॉब्लम था। तो ये वी हैव नोटेड दैट यू विश टू टेक एडवांटेज ऑफ अ 30-day क्रेडिट पॉलिसी। इट इज़ अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ अ फर्म टू टेक रेफरेंस ऑफ क्लाइंट। हमारे टिप्स में था कि उसको, सामने वाले को ये फील होना चाहिए कि एक रूटीन प्रोसीजर है, आप मेरे ऊपर शक नहीं कर रहे हो, आप तो बस अपना जनरल काम कर रहे हो। तो इसलिए हम लिख रहे हैं इट इज़ अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ अ फर्म। हम सबके साथ ऐसे ही करते हैं। टू टेक रेफरेंस ऑफ द क्लाइंट एंड बैंकर ऑफ अ कस्टमर वेन एवर वी आर डूइंग बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मतलब आप उसको ये बता रहे हो कि ये हर बार मैं नहीं करूँगा, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए है। As this is the first transaction order between our firms, kindly give details of at least 2 supplier service provider and 1 banker.
प्रॉम्प्ट रिप्लाई इज़ एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो आप उसको ज़्यादा कुछ ऐसे घुमा फिरा के कि भाई मुझे आप पे डाउट है, मैं आपको कैसे सामान दे दूँ, ऐसे कुछ आप रूडली नहीं बोल रहे हो, बहुत डायरेक्टली कि भाई मेरा रेगुलर प्रैक्टिस है इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ। नेक्स्ट है रिप्लाई टू द रिक्वेस्ट लेटर फॉर रेफरेंस। तो हमने पारस को रेफरेंस के लिए रिक्वेस्ट किया था, अभी पारस हमें रेफरेंस दे रहा है। सो पारस नॉवेल्टी स्टोर का लेटर हेड आएगा, वो लिख रहा है शिल्पी एम्पोरियम को, सब्जेक्ट है रिगार्डिंग रेफरेंस ऑफ अ क्लाइंट स्लैश बैंकर। उसने 2 क्लाइंट के और 1 बैंकर का नाम मांगा था, तो वो बस इसको देना है। वी हैव रिसीव्ड योर लेटर डेटेड 3 नवंबर requesting to give reference of 2 suppliers and 1 banker. We appreciate the practice followed at your firm and are giving you the following reference. उसके बाद 1 2 3 आप कोई भी 3, जो फर्स्ट है वो उसके बैंकर का रेफरेंस है, बैंक ऑफ इंडिया। अभी देखो पारस नॉवेल्टी स्टोर हिम्मत नगर में है, तो उसका बैंकर भी हिम्मत नगर में ही होगा, तो बैंक ऑफ इंडिया कोई भी आप रोड लिख दीजिए और हिम्मत नगर। आप जब बैंक का रेफरेंस दे रहे हो तो अपना अकाउंट नंबर भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक जो है वो आपको आपके अकाउंट नंबर से ही जानता है। फिर सेकंड है कि दूसरी एक फर्म है जो कि वो आउट स्टेशन सूरत का दे रहे हैं, क्योंकि आपका आउट स्टेशन बिजनेस होगा ही। तीसरा जो फर्म है वो कहीं का भी हो सकता है, कोई आउट स्टेशन का भी हो सकता है, या फिर पारस हिम्मत नगर में तो वो हिम्मत नगर का दे सकता है। काइंडली वेरीफाई द डिटेल्स एट द अर्लीस्ट एंड इंश्योर टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर एट द अर्लीस्ट। तो अब वो सामने वाला वेरीफाई करेगा, बाद में ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा ना, ऑर्डर लेटर तो ऑलरेडी दे दिया है। तो हम बस बोल रहे हैं कि आप अपना काम जल्दी कीजिए और मुझे जल्दी से ऑर्डर सप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट है प्रतिमा ज्वेलर्स हैव रिसीव्ड अ लेटर टू फर्निश रेफरेंस अबाउट सौंदरी ज्वेलर्स राजकोट, ड्राफ्ट लेटर एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव ओपिनियन रिगार्डिंग श्रृंगार ज्वेलर्स। इसमें है ना ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है नाम में, कि प्रतिमा ज्वेलर्स हैज़ रिसीव्ड अ लेटर। ठीक है, प्रतिमा ज्वेलर्स ने लेटर तो मिल गया उसको और अभी उसको ड्राफ्ट करना है, उतना तो समझ में आ रहा है, बट हमें रेफरेंस कौन सी कंपनी का दे रहा है, हमें लेटर किसको लिखना है, वो हमें नहीं समझ में आ रहा। तो ये मैंने अपने हिसाब से थोड़ा किया हुआ है, आपके हो सकता है क्लास की टीचर ने कुछ और इंटरप्रेट किया हो और उन्होंने कुछ और किया हो, मतलब सिर्फ विथ रिगार्ड्स टू कि कौन किसको लिख रहा है और किसके बारे में इंक्वायरी चल रही है। तो वो आप अपने क्लास टीचर से भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। पर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर का ही प्रॉब्लम है इसमें, उस हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। सो बिकॉज प्रतिमा ज्वेलर्स को मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि सौंदरी ज्वेलर्स ने प्रतिमा को पूछा होगा कि भाई मैं श्रृंगार ज्वेलर्स के साथ कुछ डीलिंग करना चाहता हूँ, तो आप श्रृंगार ज्वेलर्स के पुराने क्लाइंट हैं, तो आप मुझे बताइए कि श्रृंगार ज्वेलर्स का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। तो अभी प्रतिमा ज्वेलर्स उसका जवाब दे रहा है। तो प्रतिमा ज्वेलर्स अहमदाबाद किसको लिख रहा है, सौंदरी ज्वेलर्स को, बिकॉज सौंदरी ने इंक्वायरी किया था। और किसके बारे में लिख रहा है, रिगार्डिंग योर इंक्वायरी अबाउट श्रृंगार ज्वेलर्स। सो सर वी हैव रिसीव्ड योर, अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट वी हैव टू एक्सप्रेस अ पॉजिटिव ओपिनियन रिगार्डिंग श्रृंगार ज्वेलर्स, तो इसलिए हम पॉजिटिव लिखेंगे। सो वी हैव रिसीव्ड योर लेटर डेटेड 5/11, हमें हमेशा पुराने लेटर का रेफरेंस देना है। इंक्वायरिंग अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ श्रृंगार ज्वेलर्स अमरेली। ये जो प्लेसेस के नाम है ये मेंशन नहीं है, वो मैंने खुद से लिखा है, सिर्फ सौंदरी ज्वेलर्स राजकोट में है, इतना मेंशन है। तो इन दिस रिगार्ड काइंडली नोट दैट वी आर डूइंग बिजनेस विद श्रृंगार ज्वेलर्स सिंस लास्ट 10 ईयर्स। तो हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल से उसके साथ काम कर रहे हैं, हमने पिछले 1 ईयर में 2 लाख से ज़्यादा का सामान उनको बेचा हुआ है और वो काफ़ी रेगुलर है, हमें ये बताना है। So we have given goods of up to 2 lakh to Shringar Jewellers in the last 1 year on credit। तो हम 10 साल बोल रहे हैं और फिर 1 ईयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 10 साल का हो सकता है मेरे पास इतना रेडी डेटा अवेलेबल ना हो। 10 साल से भले बिजनेस कर रहा हो, तो पिछले 10 साल में मैंने उसको कितना सामान बेचा, वो सब डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा। तो मैं सिर्फ 1 साल का बता रहा हूँ कि पिछले 1 साल में तो मैंने उसको 2 लाख का सामान बेचा हुआ है। We are providing credit of 50 days as per our regular practice।
श्रृंगार ज्वेलर्स हैव रीपेड द फुल बिल अमाउंट विद इन द क्रेडिट ड्यू डेट। तो हम ये भी बता रहे हैं कि भाई मैं उसको 50 दिन का क्रेडिट देता हूँ। हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि सौंदर्य ज्वेलर्स उसको हो सकता है 90 डेज़ का क्रेडिट देना चाहता हो, 100 डेज़ का क्रेडिट देना चाहता हो, या फिर कम देना चाहता हो। तो हम उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैं तो 50 दिन का देता हूँ और वो हमेशा ड्यू डेट के अंदर ही फुल बिल पेमेंट करता है। वी आर हैविंग वेरी कॉर्डियल एंड सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस इन आर डीलिंग विद श्रृंगार ज्वेलर्स। वी होप दैट द अबाउट डिटेल्स विल बी यूजफुल टू यू इन टेकिंग अ डिसीजन। तो अभी देखो उन्होंने बोला है कि जो प्रतिमा ज्वेलर्स है उन्होंने बोला है कि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत सेटिस्फैक्ट्री कॉर्डियल है, हमेशा टाइम पे पैसा दे देता है। तो ये इससे ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू आपको क्या मिलेगा। अभी नेक्स्ट है लेटर कंटेनिंग नेगेटिव रिप्लाई रिगार्डिंग द फर्म। तो हम फर्म सेम ही है, प्रतिमा ज्वेलर लिख रहा है सौंदर्य ज्वेलर को, और वो किसके बारे में बता रहा है, श्रृंगार ज्वेलर्स के बारे में, लेकिन अब उसको नेगेटिव बताना है। तो नेगेटिव में क्या बताएगा, वी हैव रिसीव्ड योर लेटर डेटेड 5 November रिगार्डिंग इंक्वायरी रिगार्डिंग क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ श्रृंगार ज्वेलर्स। इन दिस रिगार्ड काइंडली नोट that we are doing business with Shringar Jewellers since last 10 years. We have given goods of up to 2 lakh to Shringar Jewellers in the last 1 year on credit. ठीक है, इतना तो सेम ही रहेगा कि भाई मैं इतने साल से उसके साथ काम कर रहा हूँ और मैंने इतने पैसे का सामान दिया है। अब नेगेटिव रिव्यू शुरू होगा। However, even after repeated reminders, Shringar Jewellers have not paid the full bill amount within the credit due date. मतलब मैं उसको रिमाइंडर मैंने काफ़ी दिए हैं लेकिन वो पेमेंट टाइम पे नहीं करता। वी आर नॉट हैविंग वेरी सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस इन आर डीलिंग्स विद श्रृंगार ज्वेलर्स एज मेनी ऑफ आर बिल्स आर रिसीव्ड विद डिले। तो मतलब अभी भी कुछ पैसे बाकी है और पुराने जो पैसे उसने दिए हैं वो भी डिले से है, तो मुझे इतना काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा। बिकॉज ऑफ दिस, अभी देखो कोई भी पूछेगा प्रतिमा ज्वेलर्स से भाई कि भाई अगर इतना डिले है पैसे लेने में तो तुम उसके साथ बिजनेस कर ही क्यों रहे हो। तो वो बता रहा है कि मैंने क्या एक्शन लिया है। बिकॉज ऑफ दिस वी हैव ऑल्सो रिड्यूस्ड अ क्रेडिट लिमिट टू श्रृंगार ज्वेलर्स फ्रॉम 2 लाख to 50,000 ओनली। तो भाई इतना ख़राब हालत है कि मुझे अपना क्रेडिट लिमिट भी चेंज करना पड़ा उसके साथ। वी होप दैट द अबाउट डिटेल्स विल बी यूजफुल टू यू इन टेकिंग अ डिसीजन एंड ट्रस्ट दैट द इंफॉर्मेशन शेयर्ड विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल बाय यू। तो अभी देखो जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा था तो उसने रिक्वेस्ट नहीं किया था कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, लेकिन अब जो नेगेटिव दे रहा है तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप ये सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखिएगा, क्योंकि जब बाहर अगर किसी को पता चल गया कि मैंने उसके बारे में नेगेटिव रिव्यू दिया है और उसकी वजह से उसका ऑर्डर चला गया है, तो मेरे खिलाफ़ कोई नेगेटिव ओपिनियन ना बन जाए, कोई केस ना कर दे या फिर कुछ मानहानि का इशू ना हो जाए इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ ये सारा डिटेल अपने पास कॉन्फिडेंशियल रखिएगा कि मैंने कैसा रिव्यू दिया है। नाउ नेक्स्ट इज आधुनिक साइकिल हाउस ऑफ पोरबंदर सजेस्टेड इट्स बैंकर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटस। ड्राफ्ट अ लेटर to your banker to get you the information regarding the financial status of the firm। इसमें क्या है कि कोई एक कंपनी होगी, कोई एक फर्म होगी, उसको आधुनिक साइकिल हाउस से कोई ऑर्डर आया होगा, तो उस फर्म ने आधुनिक साइकिल हाउस से पूछा होगा कि आप मेरे को अपने बैंकर का नाम बताओ। तो आधुनिक साइकिल ने अपने बैंकर का नाम बताया। सो वो फर्स्ट लाइन में लिखा है आधुनिक साइकिल हाउस सजेस्टेड इट्स बैंकर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। आधुनिक ने बैंकर का नाम बता दिया। अभी आपको बैंकर के बारे में बैंकर से फाइनेंशियल स्टेटस जानना है आधुनिक का। बैंकर आपको डायरेक्टली जवाब तो देगा नहीं, तो ये जो फर्म है वो क्या करेगा, वो अपने खुद के बैंकर को बोलेगा कि आप आधुनिक के बैंकर के पास से डेटा ले लीजिए। तो अभी हम क्या लिख रहे हैं, हम अपने खुद के बैंकर को लिख रहे हैं और उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे आधुनिक के पास से ऑर्डर आया है, उसका बैंक इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में है, आप प्लीज़ उसके पास से फाइनेंशियल स्टेटस का इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो हमारा नाम नहीं दिया है, तो हम लिख रहे हैं प्रतिमा साइकिल स्टोर, और हम किसको लिख रहे हैं, हम खुद के बैंकर को लिख रहे हैं। तो हमारा बैंकर है SBI,
और सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट टू इंक्वायर अबाउट फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ कस्टमर। हमारा कस्टमर कौन है? आधुनिक है, तो उसका हमें जानना है। तो पहले तो हमारा खुद का बैंकर हमें कैसे जानता है? थ्रू आवर बैंक अकाउंट नंबर। तो हमें अपना बताना पड़ेगा कि भाई मैं तुम्हारे वहाँ पे एक अकाउंट होल्डर हूँ। सो वी आर होल्डिंग करंट अकाउंट इन योर ब्रांच। करंट अकाउंट नंबर इज़, कोई भी नंबर दे दीजिए, अंडर द नेम ऑफ प्रतिमा साइकिल स्टोर। अब मुझे क्या काम है? मेरे को एक कस्टमर के पास से ऑर्डर आया है। मतलब आप कोई भी लेटर जब स्टार्ट करोगे तो आप खुद का इंट्रोडक्शन दोगे। तो आपका खुद का इंट्रोडक्शन ये है कि मैं आपका करंट अकाउंट होल्डर हूँ, मेरा करंट अकाउंट नंबर ये है। तो वो मेरा खुद का इंट्रोडक्शन है। अभी मुझे अपना काम बताना है। मेरा काम ये है कि मुझे आधुनिक साइकिल हाउस के पास से एक ऑर्डर आया है और मुझे उसका इंक्वायरी करना है। वी हैव रिसेंटली रिसीव्ड एन ऑर्डर of 8 lakh from Adhunik Cycle House of Porbandar. The customer wants to avail credit for 50 days. On inquiry, they have submitted that they hold current account number this at Bank of Baroda, New Market Branch, Porbandar under their name. You are requested to inquire about the financial status of Adhunik Cycle House from their banker on our behalf. तो SBI किसको लेटर लिखेगा? SBI लिखेगा बैंक ऑफ बड़ौदा को, और क्या बोलेगा कि भाई एक आधुनिक आपके बैंक ऑफ बड़ौदा न्यू मार्केट ब्रांच में एक बंदा है जिसका करंट अकाउंट नंबर है 58694725 एक्सेट्रा, जिसका नाम है आधुनिक साइकिल हाउस। उसका हमें फाइनेंशियल स्टेटस बताइए। सो नेक्स्ट है ड्राफ्ट अ लेटर टू योर कस्टमर giving your indirect suggestion to pay the amount of goods sent on credit as the time limit of credit has exceeded. So अभी आपका वो फाइनेंशियल स्टेटस वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अब ये कलेक्शन लेटर है। आपने सामान बेच दिया है, सेंड कर दिया है, अभी आपको पैसे कलेक्ट करने हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि आपके पैसे का ड्यू डेट ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका है, तो आप फर्स्ट टाइम रिमाइंडर लिख रहे हो उसको कि पैसे दे दो। अभी देखो इसमें हो सकता है कि सामने वाला जो इंसान है उससे गलती से ड्यू डेट निकल गया हो, उसके दिमाग से छूट गया हो, उसको दूसरा कोई काम आ गया, तो वो सिटी में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो हमको पहले अज्यूम नहीं करना है कि भाई इस बंदे ने तो मेरे को चीट करने का इंटेंशन है, ऐसा कुछ नेगेटिव अज्यूम नहीं करना है। हमको अच्छा ही अज्यूम करना है। तो हम इनडायरेक्टली बहुत सॉफ्टली उसको बताएंगे कि अरे आपका वो लिमिट था 11 मार्च को आपको पेमेंट करना था, आज 16 मार्च हो गया, आपके शायद दिमाग में से निकल गया है, तो मैं आपको एक जेंटल रिमाइंडर कर रहा हूँ। तो इसमें कस्टमर का और सप्लायर का किसी का नाम नहीं दिया है, तो हम लिख रहे हैं प्रतिमा साइकिल स्टोर लिख रहा है आधुनिक साइकिल हाउस को। एंड सब्जेक्ट इज रिक्वेस्ट टू वेरीफाई द मैटर रिलेटेड टू पेमेंट। तो हमारा जो क्वेश्चन में लिखा है गिव एन इनडायरेक्ट सजेशन टू पे द अमाउंट, तो हमको डायरेक्टली रिमाइंडर टू मेक पेमेंट ऐसा नहीं लिखना है, हमको इनडायरेक्ट सजेशन देना है, इनडायरेक्टली घुमा के लिखना है। सो हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि एक बार वेरीफाई कर लो ना कि आपने पेमेंट किया है कि नहीं। सो सर, kindly refer your order letter dated 30 October and a letter of execution dated 10 November. We have dispatched cycles and related accessories to your unit worth 5,50,000 on credit of 50 days. As you are aware that the due date for payment has already been completed on 31st December. वो तो आप काउंट कर लीजिएगा, 10 नवंबर से मैंने लिखा है 50 दिन का क्रेडिट, तो वो ख़त्म होता है 31 दिसंबर का। आप और भी कोई डेट लिख रहे हो तो बस वो काउंट कर लीजिएगा कि आपकी तारीख और आपका जो क्रेडिट लिमिट है, अगर सपोज़ आप क्रेडिट लिमिट 30 दिन का दे रहे हो तो उसके बाद वो ड्यू डेट कब पड़ता है वो मेंशन कीजिएगा। काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। यू विल एग्री दैट रेगुलर पेमेंट स्ट्रेंथन्स द ट्रस्ट एंड बिजनेस रिलेशन बिटवीन बोथ द पार्टीज। ये भी आप उसको एक तरीके का इंसेंटिव बता रहे हो कि भाई हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे अगर आप टाइम से सारा पेमेंट कर दोगे। प्रॉम्प्ट रिप्लाई, कॉपी ऑफ बिल इज अगेन सबमिटेड फॉर योर रेफरेंस, प्रॉम्प्ट रिप्लाई इज एक्सपेक्टेड। तो हम इसको ये क्या बोल रहे हैं, काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। हम उसको ये नहीं बोल रहे हैं कि आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है उसने पेमेंट कर भी दिया हो,
अपने एंड पे, लेकिन बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो मुझे रिसीव नहीं हुआ है। तो आप बस ध्यान रखो कि क्या हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज ड्राफ्ट अ लेटर टू रिमझिम हाउस वडोदरा इन्फॉर्मिंग देम टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लीगल नोटिस एज इन स्पाइट ऑफ वार्निंग फॉर लीगल स्टेप्स नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर पेमेंट ऑफ अनपेड बिल इज फाउंड। तो इसमें क्या है, रिमझिम हाउस को हमने हो सकता है पहले 2-3 रिमाइंडर लेटर लिख लिए हो। जो हमारा पहला लेटर होगा थोड़ा सॉफ्ट होगा, फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा, उसके बाद थर्ड में थोड़ा ज़्यादा हार्श वर्ड होगा, और जो फाइनली है उसमें हमको लीगल नोटिस का बताना है। तो ये 2-3 रिमाइंडर लेटर ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर भी उसके पास से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, तो अभी हमें उसे बोलना है कि मैं लीगल नोटिस दूंगा। तो हमारा नाम नहीं बताया है, तो हम अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं। हमने रखा है प्रतिमा साइकिल स्टोर। हम किसको लिख रहे हैं, रिमझिम हाउस बड़ौदा को। सब्जेक्ट 5th रिमाइंडर फॉर पेमेंट ऑफ पेंडिंग अमाउंट, मतलब 4 ऑलरेडी हो चुके हैं। नाउ सर काइंडली रेफर योर ऑर्डर लेटर डेटेड ये एंड एग्जीक्यूशन लेटर डेटेड 10 नवंबर। We have dispatched cycle and related accessories to your unit worth 5,50,000 on credit of 50 days. The due date for payment was completed on 31st December. उसके बाद अभी नेगेटिव चीज़ें शुरू होगी। We have written reminders to you on 10 जनवरी, 18 जनवरी, 15 फेब, 15 मार्च। देखो ये जो हमारा अभी हम जो लेटर लिख रहे हैं ना, हमने सब्जेक्ट में लिखा है 5th रिमाइंडर। तो नीचे जो भी मैं लेटर्स लिख रही हूँ ना, मैंने देखो 4 डेट दिए हैं, क्योंकि इसके पहले मेरे जो 4 रिमाइंडर्स थे वो चारों के डेट दिए हैं। अगर आप ऊपर सब्जेक्ट में 4th रिमाइंडर लिख रहे हो तो यहाँ पे नीचे 3 डेट होने चाहिए। वो सब छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। However, you have not even showed the basic courtesy to reply to a reminder letter. तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि उनके पास से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, तो हम उसमें मेंशन कर रहे हैं कि आपने हमारा रिप्लाई भी नहीं दिया है रिमाइंडर लेटर्स का, इतना बेसिक कर्टेसी भी आपने नहीं रखा है। बिकॉज ऑफ योर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वी आर फोर्स्ड टू टेक लीगल एक्शन। तो हमने जब वो टिप्स पढ़ रहे थे वाइल राइटिंग लेटर ऑफ कलेक्शन, तो उसमें बोला था कि आप उसको क्लियरली बताओ कि मैं चाहता नहीं हूँ ये सब करना, लेकिन मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि वी आर फोर्स्ड टू टेक लीगल एक्शन। मैं चाहता नहीं हूँ, आपने ही मुझे फोर्स किया है बिकॉज ऑफ योर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। इफ़ वी डू नॉट रिसीव एनी रिप्लाई ऑफ दिस लेटर एंड डू नॉट रिसीव फुल पेमेंट ऑफ द बिल बाय 31st मार्च वी विल बी स्टार्टिंग लीगल प्रोसीजर थ्रू आवर एडवोकेट। ठीक है, हमें क्या बोलना है, वी हैव टू वॉर्न about legal notice. We have to tell them to be prepared for legal notice. ये हमारे क्वेश्चन में दिया है, तो हम यहाँ पे यही लिख रहे हैं कि we will be starting legal procedure after 31st मार्च। उसके पहले वरना पेमेंट कर दो। तो इसके बाद जो भी लेटर जाएगा, जो 6th लेटर जाएगा, वो तो एडवोकेट के थ्रू आपका लीगल नोटिस ही जाएगा, तो वो इसमें आपको नहीं दिया हुआ है। तो इसके साथ हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, और इसके साथ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है कमर्शियल करस्पॉन्डेंस और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का। आई होप ये आपको यूज़फुल रहेगा एंड बेस्ट ऑफ लक।